चलिए दोस्तों, एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं और आज एक नई क्लास में एक नया टॉपिक जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटी हम कवर कर रहे हैं और पॉलिटी के अंदर जो कुछ हिस्सों में हमने चीज़ों को डिवाइड किया था और प्रत्येक हिस्से के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब बारी है किसकी, मौलिक अधिकार की, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा। मगर क्योंकि ये मेंस है, काफी बार क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप हमने लक्ष्मीकांत को उठाया, है ना। तो आप मोस्टली लोग जो है वो पॉलिटिक्स कहाँ से पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत वगैरह से। ठीक है, तो हम लक्ष्मीकांत को उठाते हैं और क्या करते हैं कि चलो भाई जी स्टार्ट हो जाओ, मौलिक अधिकार में क्या क्या है, ये अनुच्छेद है, ये है, वो है ना। उसके अंदर ये आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिया। मगर अब देखिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब पीवाईक्यू चलते हैं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखा करो। क्यों? देखिए, शुरुआत में हम क्या कवर करेंगे, इसके पीवाईक्यू को कवर करेंगे। पीवाईक्यू को हमें ऐसे देखना चाहिए कि यहां से हम वो चीज समझ सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और कैसे पूछते हैं। क्या हम सही दिशा में इस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं? क्या हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, मगर यदि वो सही दिशा में नहीं है, और मैं ये चीज बार बार बोलता हूं, और ये चीज कौन बताता है, ये आपको कौन बताएगा कि आप सही दिशा में हो नहीं हो? अब मान लीजिए आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोल दूं कि हाँ ये सही दिशा है, कोई अन्य टीचर आपको बोल दे कि वो सही दिशा है, ऐसे करो वैसे करो, ये ना करो वो ना करो। अब हो सकता है कि उसमें जो है व्यक्तिगत रूप से कुछ चीजें हों, व्यक्तिगत रूप से भाई मान लीजिए मुझे कुछ बेनिफिट हो, है ना। मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कोई टीचर आपके साथ क्या करना चाहता है, क्यों आपको बोल रहा है कि ये GS3 से कनेक्ट है, ये GS2 से कनेक्ट है। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी ना, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी कि बड़े बड़े चैनल है जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े मात्रा में व्यूज कमाते हैं, चीजें कमाते हैं, और उनको कनेक्ट कैसे करते हैं? प्रॉपर एक न्यूज है, कुछ नहीं है, न्यूज है, हाल ही में होने वाले कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे और उसे बोल देंगे कि ये तो जी किससे कनेक्ट है, GS3 से कनेक्ट है, GS2 से कनेक्ट है। अब आप कैसे पता चल जाओगे कि भाई मेरे लिए ये सही है कि नहीं है? मैं उनके तो छोड़िए, वो तो कहीं से कहीं तक भी जो है एग्जाम से रिलेटेड है ही नहीं। शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो न्यूज है प्रॉपर। जो प्रॉपर क्लासेस भी चलती हैं, वहां पर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कैसे डिसाइड करोगे आप कि भाई वो चीज आपके लिए सही है कि नहीं है, क्या हो रहा है। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ और अन्य लोग गलत बोल रहे हो। तो वो चीज डिसाइड करता है कि एक तो आपका सिलेबस, वो सिलेबस क्या है, क्या उसके अकॉर्डिंग चीजें हैं। दूसरा, वो बोल रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, उसका आधार क्या है? उसका आधार पीवाईक्यू होना चाहिए, कि वही तो बताएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। अब इंपॉर्टेंट वो कैसे हो सकता है? वो यूपीएससी के फोकस में हो, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता हो। अब हमें उसको कैसे तैयार करना चाहिए? जैसे यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है। अब हमारे लिए कुछ अलग तरीके से थोड़ी चीजें होंगी कि भाई हाँ मैं कुछ अन्य सोचता हूँ, भाई सोचते रहो आप अन्य कुछ, उसका क्या मतलब है? उसका कोई रीजन है कि भाई हाँ यार आप, मैं इसलिए सोचता हूँ नहीं। यहाँ पर और आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि आपको यूपीएससी पे तैयारी करनी है। भाई हाँ मेरे को क्या करना है, मेरे को क्रैक करना है यूपीएससी। और हम कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे उसको क्रैक करने में, उसको समझाएंगे, क्योंकि हर चीज आप नहीं कर सकते हो। पीवाईक्यू को एनालाइज करना, चीजों को पढ़ना, उस तरीके से कवर करना, उतने क्वेश्चंस निकालना, वो सब आप नहीं कर सकते। तो हम आपके लिए आते हैं कि हेल्प कर दें उस चीज के लिए। अब वो सही दिशा में हम हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो चीज मायने रखती है। और हम इसलिए बोलते हैं कि भाई हम उस पर विश्वास करो जो आपको सही सटीक और चीजें दे रहा है, जो बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बता रहा है कि भाई कुछ नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा हो, आपका सिलेबस और आपके पीवाईक्यू ही आपके जो है सही मार्गदर्शन करते हैं। वही बताएंगे कि भाई किस टॉपिक को कैसे तैयार करो। टॉपिक में हो सकता है कि 100 चीजें हो और यूपीएससी उसमें से 20 चीजों को इंपॉर्टेंट मानता है, और आप कुछ अलग 20 चीजें पढ़ तो रहे हो ना उस टॉपिक को। आप ये समझ के देखिए कि मान लीजिए आपने डिवाइड कर दिया टॉपिक को और आप कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे हो, यूपीएससी कुछ अलग तरीके से पूछ रहा है, क्या सही दिशा में मेहनत हो रही है क्या? अब यहां से चीजों को समझने वाली बात है कि क्या सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? वो कुछ अन्य तरीके से चीजें पूछेगा, आप कुछ अलग तरीके से याद करके जाओगे या पढ़ कर जाओगे, चीजों को समझ कर जाओगे, और वो चीज, वो तरीका, वो पैटर्न, उस पर प्रैक्टिस आप करोगे नहीं जो उसका मेन रोल रहा है, जहां से मेन तरीके से क्वेश्चन पूछता है और आगे पूछा जा सकता है।
तो फिर क्या होगा कि भाई मैंने टॉपिक पढ़ा, मैंने वहां पर टाइम दिया, मैंने मेहनत भी करी, हुआ क्या, फिर भी मैं वहां से ही क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर नहीं लिख पाया, मैं यहां तक कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ तक नहीं पाया। क्यों हुआ ऐसा? आपने वो चीज रणनीति नहीं बनाई, उस तरीके से जो ऊपर जो है आगे नहीं बढ़े। को आपको जो है मार्गदर्शन के रूप में मानना चाहिए था कि भाई हाँ ये वो गाइडेंस है, और वो कौन कर सकता है? वो यूपीएससी। भाई आप किसी तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनना चाहते हो, तो आईएएस के पेपर में क्या आता है वही तो आपको जो है बताएगा कि भाई हाँ इसमें ये आता है, ये तैयारी करो, और इससे संबंधित ये चीज कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं, ये भी तैयार कर लो। अब यदि मैं नॉर्मली ये वो सब कुछ अलग तरीके से जो बताने लग जाऊं, है ना, पीवाई की कुछ अन्य है, क्वेश्चन कुछ अन्य है, तो फिर क्या है वो गड़बड़ हो जाता है मैडम। तो वो नहीं करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि आप लगता है ना भाई 4-5 मिनट निकल गई, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, कुछ लोगों को हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, मगर आप इसको पकड़ने का प्रयास करोगे, तो चीजों को समझने का प्रयास करोगे, तो ये उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कम मिल जाएगा, चल जाएगा, मगर ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं अन्य जगह पर खो गए ना, किसी टॉपिक को कुछ गलत तरीके से तैयार कर लिया ना, तो फिर आपने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर रखे हो या कुछ अन्य चीजें भी कर रखी हो, उतनी काम नहीं आएगी। हो सकता है किसी चीज को कुछ नाम बड़ा हो, मगर वहां से उतने क्वेश्चन ना पूछे गए हो, फिर क्या करोगे? ये चीज समझने लायक है कि भाई हाँ मुझे कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसका नाम बहुत बड़ा हो, मगर वहां से क्वेश्चन ना पूछे गए हो सकता है कि वो चीज पर क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछे गए हों, और मैं कुछ अलग तरीके से तैयार कर रहा हूं, वो भी गलत है। ठीक है, तो जब हम अब पीवाईक्यूज के स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब हम मौलिक अधिकार करेंगे, तो मौलिक अधिकार में जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। वहां से 2 चीजें हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, मगर उससे बड़ी चीज क्या है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और किन चीजों पर फोकस कर रहा है, लगातार किन चीजों पर इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं, उन पर फोकस करना। और मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूं कि मैं आपको लगातार बताते चलूंगा ये बातें, ठीक है, ताकि आप जो है वो कहीं ना खो। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे क्या कुछ पूछा गया है और क्यों पूछा गया है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन पर यह चीज को फोकस करने का प्रयास करना कि भाई हाँ क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, उस पर तमाम तरीके की हम बातें करते चलेंगे। उसका आंसर क्या है, आंसर राइटिंग के लिए चीजें क्या है, हमारे टॉपिक के लिए चीजें क्या है, वो तो इसका हिस्सा है ही, वो तो आप मानकर चलोगे भाई हाँ हम बताएंगे ही, ये भी इसका हिस्सा है जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ है, क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चन की डिमांड है, क्या पूछा गया था। ठीक है नहीं, भारत का संविधान एक क्या है, जीवन साधन है जिसमें अपार गतिशीलता की क्षमता है। यह एक जो है प्रगतिशील समाज के लिए जो है बनाया गया संविधान है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तृत होते जो है क्षितिज के विशेष संदर्भ में जो है इसकी व्याख्या हमें करनी है। यानी कि हमें टैलेंटेड वर्ड से ये चीज समझ में आ गया है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है, ये कुछ चीजें हैं जो इसने बोली हैं, बस इनके बारे में बता देना है, इनकी व्याख्या कर देनी है। उनको वो चीज नहीं पता चल रही है, बस वो चीज समझा देनी है, बात कर देनी है, इतना ही हमारा कार्य है। अब हमें ये पता चलता है कि ठीक है भाई ये क्वेश्चन 250 वर्ड्स में पूछा गया था, ठीक है, 15 अंक का था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस भी हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि भाई अब वहां पर चलते हैं, जो चीजें पूछी गई हैं, क्या पूछा गया है। उसने बोला कि भाई जो एक संविधान है ना, जो भारत का संविधान है, वो एक जीवन साधन है, कैसे, जिसमें जो है अपार गतिशीलता की क्षमता है। अब उसके बारे में बताना है कि वो कैसे है, गतिशीलता की क्षमता कैसे है। ठीक है, यह क्या है, एक प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया संविधान है, यानी कि जो संविधान है वो किसके लिए है, एक प्रगतिशील समाज के लिए जो है वो बनाया गया है, उसको सोचकर बनाया गया है, उसमें वो सब कुछ डाला गया है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि भाई जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तृत होते क्षितिज के विशेष संदर्भ में, यानी कि ये जो बातें बोली गई हैं कि हमारा संविधान ऐसा है, वो एक प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया है, ठीक है, उसमें जो है गतिशीलता है, ये सब जो वर्डिंग्स यूज करी गई हैं कहीं ना कहीं कहां पर कनेक्ट हो रही हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 की ये बात कर रहे हैं, उसके विशेष संदर्भ में हमें क्या करना है, वह क्या करनी है, बताना है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे कनेक्ट है, उसको आधार मानते हुए जो है इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है, और हमारा कार्य क्या है कि जो पूछे सरकार
बस वो उसी को मानकर चलना है, उसी पर आंसर करना है, बस उसी पर फोकस करना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, भूमिका कैसे लिख सकते हैं, निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, बीच में वो क्या क्या पॉइंट्स दे सकते हैं, वो तमाम तरह की बातें आपके सामने आने वाली है। अब यहाँ पर मैं आपको ये पर बताता चलूंगा कि आप नॉर्मल कुछ भी पढ़ते होंगे, जहां पर देखो न्यूज के अंदर या कुछ अन्य चीजों के अंदर जो मुद्दे चलते हैं, केस आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मौलिक अधिकार के ऊपर लगातार केस किस चीज के ऊपर आएंगे। यदि न्यायालय को नॉर्मली किसी पर व्याख्या करनी होगी तो कहाँ पर ज्यादा हो रही है, वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। पॉलिटी में आप एक विशेष चीजें देखोगे कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है, किस केस के ऊपर क्या हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं जिनको हमें अपने आंसर के अंदर इंक्लूड भी करना होता है, यानी कि बताना होता है कि भाई हाँ इस केस में ये हुआ था, इसलिए ये चीजें हैं, मैं एक प्रमाण के रूप में वो बात कर रहा हूँ। और वो मोस्टली इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि भाई हाँ सर्वोच्च न्यायालय की चीजों के आधार पर ये चीज कर दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए। इसलिए हम आपकी लगातार उस तरीके से प्रैक्टिस भी कराते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम PYQ कवर कर रहे हैं, जब हमारे PYQ खत्म हो जाएंगे तो हम आपको उस तरह से क्वेश्चंस लेकर आएंगे, वो बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी केसेज हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेज हैं, जो हमारे लिए भाई यहाँ चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं कहीं पर बता सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनसे आंसर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनको हम आंसर के अंदर लिख सकते हैं, और कितने वर्डिंग के अंदर हम उस चीज को समेटें समझें, वो सब कुछ आप लोगों के उन सब क्वेश्चंस में हम कवर कर देंगे। यही टारगेट होता है कि आप जो है उस परिप्रेक्ष्य में उस तरीके से तैयारी करो जैसे यूपीएससी पूछ रहा है। किसी भी टॉपिक हो, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि भाई हाँ नाम कितना बड़ा है, चीजें कितनी बड़ी है। यूपीएससी फोकस करता है तो ठीक है भाई, हम भी फोकस करेंगे। कैसे करता है, बस उसी तरीके से हम फोकस करेंगे, जो अन्य सिलेबस में वो चीजें हैं उनको भी कवर करेंगे। जहां पर मेन फोकस कर रहा है वहां पर मेन फोकस करेंगे। बस प्रॉपर एग्जाम के लिए सोचना है कि भाई कैसे करेक्ट कर सकता हूँ, क्या आसान हो सकता है मेरे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अब उसके आंसर की ओर चलते हैं। PYQ से आप ये चीज देखिएगा कि हम लगातार किस चीज पर व्याख्या हो रही है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, और ये चीज जब लगातार हम सभी PYQ करेंगे ना, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि भाई एक टॉपिक है जिससे मान लीजिए 5 6 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और काफी मात्रा में एक ही हिस्से से लगातार चीजों पर कनेक्ट हो रही हैं चीजें। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर लगातार सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है, अपनी बातें रख रहा है, उसको विस्तृत कर रहा है। जो भी कुछ केसेज आता है तो बोलता है कि भाई हाँ ये भी चीज इसके इंक्लूड है। लगातार जो प्रॉब्लम्स चल रही है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से वहीं पर ही कनेक्ट है, और लगातार उसका जो है विस्तार हो रहा है, और लगातार यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऐसी चीजों को तैयार करना करना और उस तरीके से तैयार ना करना, उस तरीके से प्रैक्टिस ना करना, और फिर ये बोलना कि हाँ मैं आंसर नहीं कर पाया, तो किसकी मूर्खता है। आप ये सोच कर देखिएगा, जब लगातार आप PYQ कर रहे होंगे, आप इस चीज को एड्रेस करने का कि हाँ लगातार इस चीज के ऊपर कैसे कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट हो रही हैं, लगातार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और किस मात्रा में है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान केवल स्थिर कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये क्या है, जीवन साधन है। वही सेम बातें है ना। इसकी व्याख्या स्वयं समाज और नागरिकों की बदलती जो है आकांक्षाओं के अनुसार होती रही है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हम की बात कर सकते हैं अनुच्छेद 21। क्यों उस बोला कि विशेष संदर्भ में वहीं पर ही रहिएगा श्रीमन। तो श्रीमन हम भी भूमिका से लेकर वहां तक विशेष संदर्भ में रहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जहां जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अवधारणा जो है न्यायपालिका द्वारा निरंतर विस्तारित की गई है। यानी कि भाई ये कैसा संविधान है, क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर लगातार चेंजेस होती रहती हैं, जैसी समाज की चीजें हमें नजर आती है वो होता रहता है। यहाँ तक हमने अपनी बातों को क्या किया, सिस्टम को बनाया, एक बना कि हाँ ये चीजें पूछी गई हैं। और फिर क्योंकि उन्होंने बोला कि विशेष संदर्भ में किसके, इसके आ जाइए, तो हम विशेष संदर्भ में फिर उसके ही आगे कि एग्जाम्पल की बात हम किसी करेंगे। हमने कोई एग्जाम्पल अन्य क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने बोला विशेष संदर्भ में इसके बात कीजिए, तो हम विशेष संदर्भ में इसके ही बात करेंगे। तो ऐसे क्या है, एक भूमिका बना ली। अब बात करें भाई संविधान, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोला कि संविधान क्या है, जीवनता और गतिशीलता है। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या बोला है, ये चीजें है ना कि वो जीवनता है और गतिशीलता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कैसे है भाई, आइए बात करते हैं। भाई जीवन साधन का तात्पर्य ऐसे है कि कानूनी हम वो चीज को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई हाँ वो ऐसा कुछ पॉइंट रख रहा है तो हम उसको एक्सप्लेन कर दें। कानूनी दस्तावेज से जो है समय और समाज और परिस्थितियों के अनुरूप जो है क्या है, संशोधित और विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, संविधान में संशोधन अनुच्छेद जो है, हम पर्टिकुलर उसके आर्टिकल के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि भाई कुछ रखें, तो वो चीज क्या प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि आपको उतनी अच्छी नॉलेज है। ठीक है, न्यायिक व्याख्या इसकी जो है गतिशीलता के प्रमुख स्रोत है। यानी कि एक तो जो है संशोधन हो सकता है, भाई हाँ जहां पर चेंजेस की जरूरत है चेंजेस किए जाएंगे।
ठीक है, न्यायिक व्याख्या उसके ऊपर जो है वो कार्य करती है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, गतिशीलता के प्रमुख स्रोत हैं ये, और इसके जो है प्रगतिशील समाज के अनुरूप जो है इसको बनाते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए, हमने इसके बारे में समझा दिया कि वो जीवन साधन क्या है, उसका तात्पर्य क्या मतलब है हमारे संविधान के अनुसार, तो वो समझाया। फिर वो कैसे जो है उसके क्या उसके स्रोत है जिससे वो चीज करता है, गतिशीलता उसकी बनी रहती है, वो किन साधनों का प्रयोग करता है, तो वो ये है। आगे क्या था कि भाई किसी विशेष संदर्भ में हमें वो जो व्याख्या हो रही है, लगातार चीजें हो रही हैं, उसका विस्तार हो रहा है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डिमांड है कैसे चीज को हम पर्टिकुलर, भाई मेरे पास बहुत कम वर्डिंग होती है, 250 वर्ड में चीजों को पूर्ण समेटना है और हर हिस्से को समेटना है, तो प्रत्येक हिस्से पर फोकस भी करना है, उसको कम वर्ड में जो है जैसे गागर में सागर भरते हैं उस तरह की चीजों को लेकर भी चलना है और अपना कार्य भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रारंभ में जो है अनुच्छेद 21 का दायरा जो है वो सीमित था, डायरेक्टली कोई जो अधिकार दिया गया था, केवल क्या था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में के अनुरूप क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है, नॉर्मल बात बोली गई थी। फिर केसेज आते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करें। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 जैसे कि निर्णय में क्या हुआ, अनुच्छेद 21 के अधिकार को जो है दायरा विस्तार हुआ कि भाई गरिमा है, निजता का अधिकार, फलाना ढिमकाना को सुनवाई जो है अधिकार में शामिल हो गए। ये प्रॉपर चीजें मिली नहीं है, मगर हाँ उसमें चीजों में सुनवाई में चीजें हो गई हैं। फिर आता है के.एस. पट्टास्वामी जो है मामला आता है, और 2017 में निजता का अधिकार, जीवन के अधिकार को जो है अभिन्न हिस्सा माना गया है। तो वो क्या हो गया, चीजों का अब विस्तार होता जा रहा है। अब बात करते हैं एक हिस्सा, क्योंकि वो समाज से चीजों को कनेक्ट किया गया है तो उस पर भी फोकस करना है। कुछ केसेस के बारे में जिक्र करते हुए कैसे जो है उसका विस्तार हो रहा है, निजता व्यक्ति कब वो आया, कब उसको शामिल किया गया, पहले वो क्या था, फिर कैसे उसका विस्तार हुआ, उन्हीं 3 पॉइंटों के अंदर हमने उसको समझाने का और अपनी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान में जो है प्रगतिशील और समाज की जो अपेक्षाएं हैं उनके बारे में। जो एक हिस्सा है समाज वाला कि यहाँ प्रगतिशील समाज के लिए वो हमारा संविधान है, उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान जो है तकनीकी प्रगति और डिजिटल निजता, पर्यावरणीय जो अधिकार है इत्यादि जो है नवीन सामाजिक आवश्यकताओं के साथ जो है खुद को ढालने में क्या है, सक्षम है। ऐसा हमारा संविधान है, उसके लिए बनाया गया है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो रही है। व्याख्यात्मक लचीलेपन के कारण जो है न्यायपालिका ने उपरोक्त अधिकारों के जो है संबोधित किया और संविधान को जो है प्रासंगिक बनाए रखा। तो यहाँ से हमें चीज क्लियर हो रही है कि भाई न्यायपालिका उसमें जो है वो कार्य करती है, उसको वो चीज बनाने का। ठीक है, तो वो एक जो कुछ हिस्से पूछे गए थे कि भाई हाँ ये एक पर क्या है, जीवन साधन है, प्रगतिशील जो है, एक क्या है हमारा संविधान है, दूसरा कि समाज के एक गतिशील समाज के लिए बनाया गया है, वो संविधान उसके लिए है। जीवन एक अनुच्छेद 21 की बात की गई थी कि भाई हाँ उसको विस्तारित करते हैं, उसके बारे में विशेष संदर्भ में हमें बात करनी है, तो उसको कैसे उसका विकास हुआ, कैसे उसका विस्तार हुआ, और उस चीज को बारे में हमें कुछ केसेस के बारे में जिक्र करते हुए उसको बताया। और साथ में अब बात कर रहे हैं कि भाई हाँ समाज कैसे वो चीज है वो कनेक्ट की, अब उसका एंड करते हैं। तो उसमें बहुत सारे हिस्से थे जिनके बारे में हमें बात करनी थी, जिनके बारे में हमें बात जो है बतानी थी, और वो प्रैक्टिकल भी हो, कुछ एग्जाम्पल भी रखें, कुछ केसेस के बारे में जिक्र भी करें। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, कैसे हम अपनी बातों को रखेंगे, ला एंड कैसे करेंगे कि संविधान जो है जीवनता, न्यायिक व्याख्याओं और समय अनुकूल संसाधनों से जो है स्पष्ट होती है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के निरंतर विस्तृत क्षति के साथ जो है भारतीय संविधान समाज की प्रगतिशील दिशा में अनुरूप नागरिकों और अधिकतम अधिकारों की सुरक्षा और समग्र विकास का वातावरण जो है वो सुनिश्चित करता है। ऐसे हम एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन और निवास का अधिकार जो है स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है, इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए। यहां से एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये एक PYQ है और ये क्या पूछा गया है, ये हमारे संविधान के अंदर है कि भाई हाँ आवागमन कर सकते हो, निवास भी कर सकते हो, ये आपके पास अधिकार है, मगर ये पूर्ण नहीं है, ये बोला गया है। इतनी बात कर दी। अब क्यों पूछा गया है ये क्वेश्चन, यहां से ये बात निजता का अधिकार क्यों पूछा जा रहा है, ये बात स्पष्ट है क्योंकि लगातार जो है सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर बेगरिमा की बात हो रही है, कभी इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ये भी अधिकार है। लगातार जो है डाटा चोरी हो रहा है, आपका निजता का चीजें जो है उसके ऊपर बात हो रही है, तो उसको भी उसके अंदर ऐड करने की बात। तो लगातार जो उसका विस्तार हो रहा है ना, वो उसको जो है अट्रैक्ट करता है कि भाई हाँ इसके ऊपर लगातार अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टकराव हमेशा होगा, चाहे वो सरकार और एक व्यक्ति के बीच में हो, क्योंकि भाई वो संतुलन बनाना आवश्यक है, आंतरिक सुरक्षा भी आवश्यक है और निजता का अधिकार भी है। वो संतुलन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, वो लगातार पूछा जाएगा, वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
और यदि आप उस पर अपने पॉइंट्स, अपनी चीजें, अपनी डेफिनेशंस तैयार नहीं करोगे तो फिर आप खुद वो तैयारी नहीं कर रहे हो। ये रियलिटी है। ठीक है, अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है कि भाई आवागमन की निवास की बात कर रहा है, क्या वो सिंपल पूछ लिया कि भाई उसके दिमाग में आया हो मेरे दिमाग में आता है कि भाई मैं आवागमन और निवास के ऊपर पूछ लेता हूं, क्योंकि है तो स्टैटिक ही। कुछ अधिकार संविधान के अंदर दिए तो गए हैं, सारी चीजें बारे में बात की गई है कि क्या अधिकार है, कैसे उस पर प्रतिबंध है, कैसे उसकी सीमाएं हैं, उनके बारे में बात तो की गई है ना। फिर हमारे दिमाग में आता है कि भाई इसलिए तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि उनके दिमाग में रैंडमली आया उन्होंने आपके अनुसार, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि भाई पॉलिटी वो उठाते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई पॉलिटी उठाते हैं और उसमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मीन्स में कुछ बहुत मामूली होता है पॉलिटी सिस्टम के अंदर। भाई हाँ, वो पॉलिटी का मतलब लक्ष्मीकांत की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसको उठाया बुक को और वहां से चीजें को छापा, बहुत मामूली है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। और रियलिटी क्या है, जो हाल ही में जो चीज चलती रहती है ना, कि पिछले 1 साल में 2 साल में कुछ चीज चल रही हैं, लगातार वो चीज नजर आ रही है, और चल 5 7 10 20 चीज चल रही होती है। अब हर पर तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये भी सही बात है ना कि भाई हर पर तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मगर हाँ कुछ पर चीजें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा भाई हाँ बिल्कुल करंट अफेयर से। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि वो आए करंट अफेयर की वजह से ही है, उस टाइम पीरियड पे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, मगर हाँ है स्टैटिक क्वेश्चन, मगर उनका आधार पूछने का वही है कि भाई उस टाइम पीरियड पे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और हम कहते हैं न्यूज। मैं आपको लगातार बोलता हूं ना कि कुछ लोग ऐसी तरह की वीडियोस क्रिएट करते हैं, भाई हाँ ये हुआ है और ये GS2 से कनेक्ट है, भाई ऐसे पूछेगा वो। अब बताओ, जो आर्टिकल्स आपने प्रिपरेटरी के लिए किसी न चीज के लिए रट रखे हैं उनको तो नॉर्मल इस्तेमाल होगा यहाँ पर, तो कैसे इस्तेमाल होगा आइए वो देखते हैं। शुरुआत करते हैं कि भाई भारतीय नागरिक को जो है संविधान के अनुच्छेद किसका, 19 के 1 के D और 19 के 1 के E के तहत जो है देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र आवागमन की बात है, निवास का अधिकार जो है वो प्राप्त है। इसको क्लियर कर दिया कि भाई कहाँ पर है, कैसे चीजें प्रावधान है। लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि कुछ तार्किक और सैद्धांतिक प्रतिबंधों के अधीन है। सिंपल उसी तरीके से एक भूमिका बनाई, अपनी नॉलेज का प्रदर्शन किया, है ना, कि भाई हम वो तो करेंगे ना। ठीक है, कि भाई हाँ मैं अपना प्रदर्शन कर रहा हूँ कि ये चीजें हैं, मैंने ये चीजें इंक्लूड की है, प्रमाण का कार्य भी करता है, हवाबाजी कर रहे हैं, है ना। तो हवाबाजी जरूरी है, कुछ लिमिट के अंदर हवाबाजी जरूरी है, और यदि आप लिमिट से बाहर निकलते हो फिर हवाबाजी जो है आपके लिए खतरनाक हो जाती है, फिर वो आप हवा में उड़ोगे। ठीक है, थोड़ी बहुत ही हवाबाजी जरूरी है। आइए थोड़ी सी अन्य हवाबाजी करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। वो क्या है कि भाई मौलिक अधिकार के प्रावधान के बारे में बात करेंगे कि भाई हाँ वो क्या क्या आप उसके बारे में जिक्र कर रहे हो, और उसके बारे में बताना कि भाई संविधान के अंदर कहाँ पर किस तरीके का इंक्लूड है, वो जरूरी है। तो अनुच्छेद 19 के 1 के D देश में क्या है, स्वतंत्र आवागमन का अधिकार देता है। ई जो है क्या देता है, यह निवास करने के बसने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, ऐसा जी कभी ये सोचे कि कोई बाहर से आएगा और कहीं भी बस जाएगा तो ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अधिकारों पर लागू जो है वो प्रतिबंध, उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या क्या है। भाई अनुच्छेद 19 के 5 के अनुसार क्या है कि भाई राज्य आवश्यकता अनुसार आम जनता के हित और जो है अनुसूचित जनजाति है सर उनकी सुरक्षा के लिए जो है इन अधिकारों पर वाजिब प्रतिबंध और सीमाएं जो है वो लागू कर सकती है, लगा सकती है। सार्वजनिक जो है व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव, सीमांत आदिवासी क्षेत्र जो है उनकी संस्कृति की रक्षा करनी है, अन्य चीजें करनी है, तो वहां पर यहाँ पे यहाँ आवागमन करना है या निवास करना है, उन पर उनको चीजों को सीमित किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल रखेंगे, हमने अपना पॉइंट रखा कि ये कहाँ पर दिया गया है और क्यों ये किया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, ये कहाँ पर अभी हम ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ ये चीज है। तो क्या है, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, कुछ जो है आदिवासी क्षेत्र हैं, जो बाहरी व्यक्ति जो प्रवेश प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो हम अपना पॉइंट रखा कि भाई हाँ कहाँ पर है, क्यों ये किया जाता है, और एक एग्जाम्पल रख लिया, तो अपनी बातों को जो है एक प्रमाण के रूप में वो कार्य करते हैं। भैया आप अपनी बात रख रहे हो, प्रॉपर यहाँ दे रहे हो कि ये कहाँ पर इंक्लूड है, संविधान के अंदर कहाँ गया है और क्यों है, और फिर ये कुछ एग्जाम्पल रख रहे हो कि भाई हाँ ये चीज यहाँ पर होती भी है। ठीक है, तो वो प्रॉपर चीजें कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं कुछ न्यायिक दृष्टिकोण, और जिससे इसमें है ना कि भाई हाँ आपने एक आंसर सजाया उसमें 4 चांद लगा दिए, ये वो कार्य करता है कि भाई आपने बोल रहे हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति आवागमन पर जो है निवास अधिकार और स्वाभाविक रूप से जो है राज्य के निर्धारित सामान्य आधार पर ही जो है सीमित किए जाने का, ना कि ये क्या करें कि मेरी मर्जी है मैं यहाँ पर नहीं घुसने दूंगा, ये मेरा राज्य है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मनमाने ढंग से आप करें। हाँ आवश्यकता है, जरूरी है, सांस्कृतिक के बारे में बात हो रही है, आदिवासी क्षेत्र है, ऐसा कुछ चीजें हैं
जी हाँ उनको रक्षा करने जरूरी है, उनको संरक्षण करना जरूरी है, तो हाँ वो बिल्कुल किया जाना चाहिए, मगर मनमाने ढंग से नहीं। ठीक है, आप एक मामला भी रखेंगे कि कारक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में जो है अन्य मामलों ने निर्वासन आदेश की जो वैधता है उनसे संबंधित कुछ निर्णय है और इन अधिकार को जो है सीमा को स्पष्ट किया गया है उनके अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि उनको ये झलकता है कि ये बंदा कितना डिटेल और कितनी अच्छे से मेहनत करके यहाँ पर पहुंचा है। ऐवे नहीं है, उसने अपनी बात को रखा कि भाई हाँ संविधान के अंदर मौलिक अधिकार के ये प्रावधान है और किसके लिए है वो क्लियर कर दिया, देश विदेश के बारे में मैं पॉइंट रख रहा हूँ। फिर अगला पॉइंट आया कि भाई हाँ उस चीज के बारे में बात हो रही है, तो आइए बात करते हैं कि भाई कहाँ पर है, क्यों है, कोई एग्जाम्पल रखा, चीजें कंप्लीट की। न्यायिक दृष्टिकोण उसके ऊपर क्या है, वो व्याख्याएं क्या है, कोई किसी का जिक्र करते हुए अपनी बात को वहां पर कंप्लीट किया कि भाई आवागमन के ऊपर आप बात कर रहे हो तो न्यायालय इस बारे में क्या सोचता है ये भी जान लीजिए। कि मान लीजिए मैं अपनी किसी भी कानून के बारे में बात कर रहा हूं तो भाई मैं कह दूं कि HCD कहता है, HCD कौन होता है कुछ कहने वाला, देखो समझने वाली बात है ना। सर्वोच्च न्यायालय कुछ बोलेगा, न्यायालय कुछ बोलेगा तो समझ में आता है। तो आप एग्जाम्पल दोगे किसके बारे में बात करोगे, न्यायालय के बारे में, कि भाई हाँ आवागमन के ऊपर कुछ चीजें हैं तो ये चीज ये स्पष्ट होता है। कानून क्या कहता है वो भी और न्यायालय क्या कहता है वो भी साथ में कवर करते हैं। तो एक अलग आप सोच के देखिए कि आपके सामने ये चीजें आती हैं, इंक्लूड कर रहे हो कुछ केसेस को, तो आपको कैसे वो इफेक्ट करेंगी। तो ऐसे ही वो भी तो इंसान ही है, वो कुछ अलग थोड़ी है, रोबोट थोड़ी है कि भाई उनको इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड कैसे करेंगे भाई, इस प्रकार जो है भारतीय संविधान नागरिकों को जो है देश भर में घूमने की निवास अधिकार तो है, मगर किंतु कुछ सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा और सार्वजनिक हित के लिए जो है कुछ सीमाएं भी जो है वो लागू की है। तो इस तरह से आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 2 क्वेश्चन हमने कवर किए, तीसरा क्वेश्चन है, तीनों ही PYQ है और आगे भी हम PYQ कवर करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे का परीक्षण कीजिए। समझ में आया कुछ? 3 क्वेश्चन कवर किए, तीसरा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन किस पर आ गए हैं, क्यों आए हैं? आवागमन का कुछ पॉइंट हुआ होगा, क्वेश्चन पूछा गया, हमें लगता है कि भाई वही चल, हम कुछ डिटेल में पढ़ ही नहीं है, चीजों को कर ही नहीं है। अब निजता का अधिकार लगातार किसी न किसी वजह से चर्चाओं के अंदर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है कवर तो है, निजता का अधिकार में पढ़ लेता हूं, कहां पर है, कैसे है, मैंने थोड़ा पढ़ा भी हुआ है, ओके हो गया। क्या UPSC ऐसे ही पूछेगा क्या? यहां पर थोड़ा सा ये भी फोकस करके चलना, कैसे पूछेगा, वो करेक्ट करेगा। अभी हाल ही में क्या चल रहा है, डिजिटलीकरण सिस्टम चल रहा है, डेटा सुरक्षा की बात हो रही है, और हमने वो क्वेश्चन भी कवर कराया अलग जगह पर, यहां पर भी कवर कराएंगे कुछ अलग तरीके से। इसलिए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की आप चीजों को फोकस करके चलो कि भाई वो चीजें पूछेगा, ऐसे ही तो पूछ रहा है। अब ये तो किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी संस्था ने या हमने क्रिएट नहीं की, PYQ है, और PYQ को ही हम मेन फोकस मानते हैं कि भाई UPSC क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वो कौन बता सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ आपके PYQ बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। कोई अपने आप में कितना भी तुरंत खा अपने आप को मानता हो कि मैं तो UPSC के बारे में ऐसे जानता हूं, मैं जानता हूं, बाकी कोई नहीं जानता। भाई PYQ जानते हैं, UPSC ही जानता है UPSC के बारे में, तो हम UPSC से ही समझते हैं कि आप क्या चाहते हो श्रीमन। और वो कैसे पता चलता है, बात तो करते नहीं है, PYQ से वो चाहता है। और वो निजता का अधिकार मान ले फिर से पूछ भी लेगा और आपको लगेगा कि ठीक है तैयार तो कर लिया है तो मैं कर लूंगा, वो ऐसे कुछ चीजें पूछेगा, ऐसा कनेक्ट करेगा, वो डेटा सुरक्षा के साथ कर ले, कुछ चीजों के साथ कर ले, कुछ कंपनी के सिस्टम के आधार पर कर ले, वो कुछ को ऐसे घुमाएगा ना, आपको लगेगा कि मुझे पता तो है, मैंने तैयार तो किया है निजता का अधिकार, मगर फिर भी चक्कर आ रहे हैं। ये होगा, इसलिए तैयारी करना, उस लेवल पर अपने आप को पहुंचाना, प्रैक्टिस इस तरह की करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो चीजें आसान लगने लगे, हैंडल करना आसान हो। आपको चीजों को इतना हैंडल कर लिया कि मेरे को अब मजा आने लगा है, ठीक है, वो करना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, क्या कर सकते हैं भाई। सर्वोच्च न्यायालय जो है जस्टिस KS, क्योंकि निजता अधिकार के बारे में बात हो रही है कि मौलिक अधिकारों के दायरे का जो है परीक्षण कीजिए, तो आइए परीक्षण करते हैं। ठीक है, उनके निर्णयों के बारे में बात करते हैं। तो वो केसेस जिनको इसमें इंक्लूड किया वो हमने शुरुआत में रख दिया। अब आप देखिएगा कि जिस केस के द्वारा वो चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, आई हैं,
वो आप शुरुआत में भूमिका में ही जो है उस चीज को समेट दे रहे हो, तो वो छाप नहीं छोड़ेगा। भूमिका ही ऐसी बना दी कि भाई हाँ, अब आपको वहीं से समझ में आ रहा है कि ये बंदा क्या करने वाला है अपने आंसर के अंदर। उसके बाद भूमिका जो है आपकी प्रस्तुतिकरण आ जाता है, तो वो अन्य इफेक्ट होगा, तो आपके जो 3-4 नंबर बनने वाले थे वो 5-6 में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और 15 का हो तो फिर और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हमें जो है उस चीज़ों को लेकर चलना है। तो हमने किसी के बारे में बताया कि भाई हाँ, इसमें क्या हुआ, मामला जो है 2017 का था। मील का पत्थर ये है इसने न केवल निजता के अधिकार को जो है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में एक मौलिक अधिकार जो है घोषित किया, बल्कि इसने जो है भारत में मौलिक अधिकार के पूर्ण ढांचे को गहराई से जो है वो प्रभावित किया। अब बात करते हैं आगे। पहले वो केसेस के दायरे के जो है विस्तार के बारे में बात करेंगे, मौलिक अधिकार को जो है वो दायरे क्या सीमा है उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रॉपर बात करते हुए आइए बढ़ते हैं कि कैसे बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2017 में क्या केसी पट्टुस्वामी ने जो है केस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, निजता के अधिकार के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभिन्न अंग के रूप में जो है वो मान्यता दी। किसका दी, किस केसेज में मान्यता आई है, हो गया। ठीक है, न्यायालय ने जो है स्पष्ट किया, क्योंकि प्रश्न करने के लिए बोला गया है तो हमें हर चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से करना पड़ेगा। न्यायालय ने जो है स्पष्ट किया है कि निजता केवल शारीरिक क्षेत्र तक नहीं है, बल्कि कहां पर है, सूचना, व्यक्तिगत पसंद, यौन अभिव्यक्ति जो है व्यक्तिगत जो है स्वायत्ता, गरिमा। अब आप यहां पर बहुत सारी वर्डिंग आपको मिल रही होगी, अब वो कहां पर क्या कनेक्ट करेगा ये सोचने वाली बात है। समझ रहे हो, वो सूचना के ऊपर कर ले, व्यक्तिगत पसंद के ऊपर कर ले, ठीक है, यौन चीज के ऊपर कर ले, स्वायत्ता के ऊपर कर ले, डेटा सुरक्षा के ऊपर कर ले, गरिमा के ऊपर कर ले, वो कहां पर कनेक्ट करके क्वेश्चन बना दे उसको, वो जो है मजेदार होगा देखना। और हमारी तैयारी भी उसी तरीके की चीजें में होनी चाहिए। ठीक है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 14 और जो है अनुच्छेद 19 से भी जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई हाँ, कैसे कैसे जो है उन्हें स्पष्ट किया है, कहाँ तक चीजें फैली हुई हैं, कहाँ कहाँ पर ये चीज अन्य चीजों को भी इंक्लूड करती है। ठीक है, और ये कब शामिल हुआ, किस केस के अंदर शामिल हुआ, वो चीज हमने प्रॉपर निजता के अधिकार के बारे में एक प्रॉपर सिस्टम के बारे में बता दिया है और कम वर्डिंग के साथ उसको समेट दिया है। मौलिक अधिकारों के दायरे और सीमाओं के बारे में बात करते हैं। कोर्ट ने जो है निजी मामले में राज्य के अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षा को निजता के अधिकार का आधार बताया। हालांकि ये जो है वो निरपेक्ष नहीं है कि भाई हाँ, वैध सरकारी उद्देश्य जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, वो संतुलन के जो बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था पहले, कि वो एक संतुलन जो है उसकी आवश्यकता है, क्योंकि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा भी आवश्यकता है, आंतरिक सुरक्षा भी आवश्यकता है। तो सार्वजनिक व्यवस्थाएं और अपराध की रोकथाम के लिए कानून रूप से सीमित जो है वो किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं किए जा सकते, बशर्ते वह वैध उद्देश्य हो। ऐसा नहीं कि आप मन एक जो है वो चीजें कर रहे हैं, जहाँ जरूरत भी नहीं है वहां पर कर रहे हैं। तो एक संतुलन होना हो सकता है। ठीक है, डिजिटल युग में जो है सूचनात्मक निजता, जो डेटा सुरक्षा की बात है, वो विशेष रूप से जो है वो संरक्षित आवश्यकताओं में जो है पहचान मिली है। यहाँ ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या सीमाएं हैं, क्या दायरे हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में बात हुई। नवीन प्रासंगिक उदाहरण के बारे में बात करूँ तो कुछ एग्जाम्पल भाई, हाल ही फैसलों में जो है पति पत्नी के मध्य जो है गुप्त रिकॉर्डिंग, वैवाहिक विवादों में जो है साक्ष्य के तौर पर स्वीकार्यता, ठीक है ना, निजता बनाम जो है निष्पक्ष सुनवाई के बीच संतुलन, समाज और कानून के बदलते स्वरूप के प्रति जो संविधान की अनुकूलता को जो है ये चीजें दर्शाती हैं कि भाई हमारा संविधान वो कैसा है। LGBT के बारे में बात कर रहे हैं, उनके अधिकार, उनके चुनावी डेटा सुरक्षा जो है, स्वतंत्रता के बारे में, आधार से जुड़ी जो है निजता, इन सभी क्षेत्रों में जो है कोर्ट के फैसले मौलिक अधिकार के दायरे का जो है परीक्षण और विस्तार करते हैं। वो बताते हैं भाई यहाँ क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। सरकार को आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात हो रही है, तो आज सीमाओं के अंदर चीजों को किया जा सकता है, मगर मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। उनमें एक संतुलन होना आवश्यकता है। डिजिटलीकरण चीजें लगातार बढ़ रही हैं, मगर जो हमारा डेटा है उसकी सुरक्षा है वो भी आवश्यकता है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, तो हाल ही में क्या चीजें हैं उसके बारे में भी बात की, दायरे के बारे में बात की, मौलिक अधिकार कहाँ पर क्या है, उसके पूरे किसी के निजता का अधिकार के बारे में बात कर ली। तो ये चीजें कंप्लीट हो गई हैं कि यहाँ डाटा। ठीक है, अब उसका एंड करते हैं। निजता के अधिकार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने नवीनतम निर्णयों में मौलिक अधिकार के दायरे को जो है लेकर नई व्याख्याएं दी हैं। राज्य की जो है शक्ति नागरिक स्वतंत्रता के माध्यम से समावेशी है संवेदनशील संतुलन जो है वो स्थापित करती है। न्यायिक दृष्टिकोण भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक जो है संस्कृति को नए युग के अनुरूप प्रासंगिक, व्यापक और जो है प्रगतिशील बनाता है। क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने पर कानूनी नियमन शामिल है? तो क्या वो है कि नहीं है, और इसके अंदर जो पर्यावरण का अधिकार है वो कैसे शामिल किया गया है, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में जो है वो चर्चा करनी है। एक चीज ये हो गई कि हमें क्या करना है कि भाई अनुच्छेद 21 के बारे में बात कर रहा है और उसका संबंध कहाँ पर है, सीधा क्वेश्चन वही है, इन्वायरमेंट के ऊपर चीजें हैं, ठीक है। और संबंध कहाँ पर कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में प्रकाश करना, यानी कि हमें कुछ न्यायालय के बारे में बात करते कि हाँ उन्होंने इस केस के अंदर ये बात बोली थी और वो रिलेटेड कहाँ पर, अनुच्छेद 21, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अनुच्छेद 21 पर ही पूछा गया है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आपको यह बात बोली थी कि आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन है ये अनुच्छेद 21 के ऊपर, तीसरा क्वेश्चन। अब आप ये सोच के देखिएगा पॉलिटी कितनी बड़ी है, वो पूरी आप कवर कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि मौलिक अधिकार के ऊपर हर साल क्वेश्चन आया, हर साल क्वेश्चन तो नहीं आया, और हम लगभग 14-15 साल के पीछे PYQ कवर कर रहे हैं। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई हर साल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और जब पूछा जा रहा है उसमें से मान लीजिए चलिए कि भाई 6 क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें से एक तो प्रॉपर करंट अफेयर था जो हमने ड्रॉप किया क्योंकि वो पीछे पूछा गया था। अब वो रिलेवेंट नहीं है, उसका बेनिफिट नहीं है कि आपके ऊपर हम बोझ बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, आपको वो देने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो करंट अफेयर बिल्कुल करंट अफेयर था और वो आज जो है वो कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर बाकी बचे क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं, उनमें से लगभग ये तीसरा क्वेश्चन है जो यहीं पर ही आया है, यहीं पर ही पूछा गया है। तो चीजें जो घटनाएं घटित होती है ना, चीजें होती हैं उन्हीं से रिलेटेड होकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब ये चीजें आपने बार बार सुनी होगी, बार बार ये चीजें आई होंगी, भाई पटाखे वाली दिवाली वाली बात जो है उसमें जलाई जाती है, प्रॉब्लम होती है, ये होती है। और जब ये नॉर्मली उठता है, मान लीजिए इसके साल नॉर्मली ज्यादा उठ गया है, तो अगले साल हो सकता है या उससे अगले साल हो सकता है क्वेश्चन पूछे यूपीएससी फिर से अलग तरीके से बना के। तो वो फोकस करना होता है कि भाई हाँ ये चीजें होती हैं, कुछ अलग तरीके से चीजें पूछी जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां से यूपीएससी स्टैटिक की तरफ से क्वेश्चन पूछेगा और हम कुछ अलग ही लगे होते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है। तो हम यहाँ पर सीधा क्वेश्चन कहां पर हो गया भाई, स्वच्छ पर्यावरण के ऊपर हो गया कि ये हमारा अधिकार है। अब इसने बोला कि क्या यह जो है पटाखे जलाने के कानून नियमों में शामिल होता है कि नहीं होता है, तो वो चीज क्लियर करनी है और हमारे इस अधिकार के बारे में क्लियर करना है। दूसरा क्या है कि भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का और हमें संबंध उसके बारे में बताते हुए कि कैसे ये चीज रिलेटेड है, वो सर्वोच्च न्यायालय की कुछ जो है वो केसेस के बारे में, उनकी बोली की कुछ बातों के बारे में जिक्र करना है और उस आधार पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 200 शब्दों में आया था, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बार यूपीएससी क्या करता है कि वो यहीं पर ही 20 क्वेश्चन दे देगा। वो उसका अलग अलग तरीका होता है कि भाई मान लीजिए 150 के जो है वो 10 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, और 250 के भी 10 क्वेश्चन दे दिए, ऐसा कर लेता है 10-10 नंबर के, ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर के, समझ रहे हो, ये 15 नंबर के हो जाएंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे, और ऐसे करके जो है वो चीजें कर देता है। 10 क्वेश्चन इसके हैं, 10 क्वेश्चन उसके हैं। काफी बार ये कर लेगा कि 200 शब्द है, 200 शब्द में पूछ ले गया है और सारे क्वेश्चन 20 के 20 ऐसे पूछ ले गए हैं। तो तरीका है यूपीएससी का, वो तो आपको वर्डिंग ऊपर नीचे वो जो है प्रैक्टिस करनी होती है, उसमें नहीं घुसना है। मेन चीज टॉपिक होती है कहाँ से पूछा गया है, कैसा पूछा गया है, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो आप हैंडल कर लोगे, बहुत नॉर्मल सी चीज है। 50 वर्ड ऊपर नीचे करना, चीजें करना, ये तो आपको प्रैक्टिस से जो है वो नॉर्मली आ ही जाएगा, वही हम करा रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, इसकी भूमिका हम कैसे बना सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता है, क्या करता है, बल्कि न्यायालय की रचनात्मक व्याख्या में इसमें स्वच्छ और जो है स्वस्थ पर्यावरण का जो है अधिकार भी जो है वो निहित है, ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है दिवाली जैसे अवसरों पर पटाखों का प्रयोग और उसमें होने वाले प्रदूषण पर जो है कानून नियम की आवश्यकता सामने आती है। हमारी जो है वो भूमिका हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं और जो डिमांड क्वेश्चन ने की है उसको पूरा करने का प्रयास करते हो कि हमारा उद्देश्य यही है कि पहले क्वेश्चन को समझो, उसकी डिमांड क्या है उसको समझो, किस अनुपात में है, क्या पूछे गए हैं, कितने हिस्से हैं, वो सब कुछ को समझो और फिर लिखने का स्टार्ट करो और उसको अच्छे से प्रस्तुत करो। तो हम प्रत्येक चीजों के बारे में बात करते चलेंगे। पहले बात क्लियर कर देंगे भाई स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार के बारे में बात करेंगे कि भाई, और वहां पर हम बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, कोई कानून, कोई अनुच्छेद या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ बात की गई है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, मेरा या आपका या किसी अन्य व्यक्ति का वो उतना सिस्टम नहीं है। मैं कुछ बोल रहा हूँ या कोई व्यक्ति बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय क्या बोल रहा है उसके मायने होते हैं। जब आपको कोई तथ्य कोई प्रमाण के साथ बात करनी होती है तो कैसे करोगे, कोई आर्टिकल दे के करोगे,
जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बोला है, कोई केस ऐसा है उसमें जो कुछ बोला गया है वो है, उसके बारे में बात करते हुए बात करोगे तो वो एक प्रमाणिक लगता है और वो अट्रैक्ट करता है, वो आपको मानता है कि भाई हाँ इसने नॉलेज है, चीजें है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये भी उठता है कि यार इतने केस आते हैं, इतनी चीजें हैं, कैसे याद रखूं? देखिए कुछ चीजें रिलेवेंट होती है, भाई इसमें ये है, किशन क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में कुछ और है, ठीक है, अलग टॉपिक के अंदर अलग बातें हैं, ये आती है सर प्रैक्टिस से। जो आप लगातार जो है मान लीजिए रिपीट कुछ वीडियो देखोगे तो वो चीजें दिमाग में आ जाएंगी कि यार इस टॉपिक संबंधित दो बार लिखोगे, वो चढ़ जाएंगी यहाँ पर। उसका रिवीजन करना स्टार्ट करोगे कि यार यहाँ पर ये किसी ये संबंधित है, इसके बारे में बात कर सकता हूँ, यहाँ पर ये संबंधित है, बात कर सकता हूँ। समझ रहे हो? याद नहीं है अलग बात है, कोई बात नहीं, आप सीधा लिख दीजिए। लिखना इंपॉर्टेंट होता है, मगर अच्छा लिखना इंपॉर्टेंट वो भी होता है कि भाई हाँ मैं बेस्ट करूँ कि भाई ठीक है आपकी याद नहीं आ रहा है, चीजें आने तो छोड़ने की जरूरत नहीं होती है कि कुछ तो मिलेगा, 3-4 नंबर कुछ तो मिलेगा ना, उसको कन्वर्ट करना कि भाई हाँ 5-6 में, 7 में, 8 में कन्वर्ट करना। ये 7-8 का मतलब भाई जब 15 नंबर का चीजें आ जाए तब की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी का सिस्टम खेल यही है, ठीक है। तो आप 5-6 तक जा सकते हैं 10 नंबर में। वो कैसे जाएंगे? आप अच्छी अच्छी बातें लिखकर अच्छे से प्रस्तुत कर अच्छा सब कुछ चीजें जो है वो करने के बाद ही जो है अच्छे नंबर मिलते हैं सर, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं प्रैक्टिस से। आपको लगेगा कि यार मेरे तो याद नहीं रहता, मेरे तो चीजें नहीं है, मेरे तो ऐसा लगता है कि भाई मैं अभी देख लिया ये कि केस ये हुआ, इसमें कुछ ऐसी बातें हुई, फिर मैं कल भूल जाऊंगा। बिल्कुल भूलोगे, सब भूलते हैं, आप कुछ निराले नहीं हो, ये रियलिटी है। अपने आप को ऐसा बैक करके मत चला करो कि भाई मैं तो कुछ नहीं, मेरे याद नहीं रहती हैं चीजें, सबकी नहीं रहती है सर। अंतर यह है कि आप 1 या 2 बार पढ़ोगे और छोड़ दोगे। वो क्या करते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है वो पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे, उसको नोट्स में वहां पर चीजों को इंक्लूड करेंगे कि ठीक है यहाँ पर ये किसी संबंधित है जिसमें ये बात की गई थी, उसको वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट में जो है बुलेट पॉइंट्स में जो है ऐड करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। वो उसी के थ्रू जो है जब उसी तरह के क्वेश्चन के या उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वो सब कुछ वो करते हैं। और जब वो इतनी मेहनत के बाद चीजें आ जाती है तो वो यहाँ पर चढ़ जाती हैं, जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनके नंबर अच्छे आते हैं, रैंक अच्छी आती है और सिलेक्शन होता है। सब मायने रखता है ना कि आप, कोई इंसान पढ़ रहा है, ठीक है मैंने भी पढ़ लिया, 1-2 बार पढ़ लिया, हो गया कि एक बार सर ने पढ़ा, एक बार मैंने पढ़ लिया, चलो भाई हो गया, यार याद ही नहीं रहते, ये है एक्सक्यूज दे रहे हैं। वो बंदा मेहनत कर रहा है, वो लगा हुआ है, पढ़ रहा है, फिर से पढ़ रहा है, नोट्स बनाया, वहां से उसको रिवीजन के लिए लेके आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उन चीजों का इस्तेमाल करके देख रहा है, कभी अच्छे से हो पा रहा है, कभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कभी छूट जा रहा है, कभी फॉलो चार्ट नहीं हो पा रहा, कभी कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसे 2-4 बार प्रैक्टिस करता है, फिर होने लगता है। फिर जिसका होने लगता है फिर उसका मेंस हॉल के अंदर जहां पर रियल एग्जाम होंगे वहां पर भी होने लगता है। तो उसने मेहनत की है, वो टिका नहीं। आप है ना कुछ लोगों की तरह की भी हाँ एक्सक्यूज दे रहे हैं अपने आप से, किसी अन्य से कि यार याद ही नहीं रहते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कि भी नहीं रहते। 1-2 बार के आप सोचते हो कि भाई इतना ब्रिलियंट माइंड है, वो हमारा भी नहीं है, कि बहुत लोगों का नहीं है। तो अपने आप को मानकर चलो कि भाई इतना सब कुछ नहीं है कि मैं एक बार बस स्कैन कर लिया, रोबोट थोड़ी है कि स्कैन कर लिया फीड हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो बार 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 होगा, कभी पढ़ोगे, कभी नोट्स के द्वारा रिवीजन करोगे, कभी प्रैक्टिस करोगे, अन्य अन्य जगह पर इस्तेमाल करोगे, वो फिर आ जाएगा, वो फिर चढ़ जाएंगे कि अच्छा इसका इस्तेमाल तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, इसका इस्तेमाल यहाँ पे भी कर दूंगा। फिर इसी जो है इसी केसेस का, इसके बारे में बोली गई बातों कहीं और क्वेश्चन के अंदर कहीं पर कोई रिलेट हो रहा है तो वहां पर भी कर दोगे, तो मजा आने लगेगा। तो उसी मजे में जो है उस चीज को पहुंचाना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। बात करते हैं इस केस की कि हम इसके बारे में बात करते हुए क्या बता सकते हैं, यहाँ चीजें क्लियर कर सकते हैं। भाई सुभाष कुमार बनाम जो है बिहार राज्य, ये केस है ना। MC मेहता बनाम जो है कुछ अन्य मामले भी हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण जो है अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न हिस्सा है। वो चीज क्लियर कर दे कि वो इसका हिस्सा है। अब पटाखों के बारे में जो बातें हैं, नियमन बारे में सर्वोच्च न्यायालय का सिस्टम है, उसको चीजों को क्लियर करते हैं कि भाई दोनों को मिक्स, अनुच्छेद 21 और सर्वोच्च न्यायालय के वाले सिस्टम को, और यहाँ पर पटाखे उसके नियम के सिस्टम के अंदर हैं, वो सब कुछ क्लियर करते हुए एक संतुलन के बारे में बात करते हुए जो है निष्कर्ष लिखेंगे। तो अगला हिस्सा स्टार्ट करते हैं, प्रस्तुतिकरण आपके सामने है, ठीक है। ऐसे आप चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, वो पटाखों से निकलने वाले जो ध्वनि है, जो वायु प्रदूषण है, जो बच्चों को, बुजुर्गों को, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अस्थमा है, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उनको प्रभावित करता है, जिससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है,
तो ये चीज कर ली कि अनुच्छेद 21 कैसे रिलेवेंट है और वो चीज जो है वो कैसे चीज रिलेट हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, उन्होंने बोला कि सर्वोच्च न्यायालय की चीजों के बारे में बात करते हुए करेंगे, वो क्या है। मैं केस के बारे में जिक्र करूंगा कि अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि जो है ग्रीन क्रैकर्स हैं, यानी कि कुछ इस तरह के पटाखे जो वो सब कुछ उतना नहीं करते हैं, उनकी अनुमति दी, और वो भी समय और स्थान के तहत कि भाई हाँ यहाँ पर करना है, यहाँ पर आप इस टाइम से आगे नहीं कर सकते, वो सब कुछ के तहत। ठीक है, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भाई जो धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार है, कुछ पॉइंट आता है ना कि भाई हमारे जो है धार्मिक अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 25 के अंदर जो है, मगर वो पूर्ण नहीं है। वो क्या है, वो जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे उच्च स्तर जो सैद्धांतिक मूल्य हैं उनके अधीन है। उसके बाद जो है उसके इंक्लूड चीजें आती हैं। ठीक है, तो हमने चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया कि वो क्या है, क्यों, कैसे अनुच्छेद किसी से इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा केसेस के बारे में तो उसके बारे में जिक्र कर दिया, वहां पर क्या बोला गया है, ग्रीन क्रैकर्स यानी कि उसके बारे में भाई क्या प्रतिबंध है, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है, क्या अधिकार दिए हैं, किन नियमन के अंदर जो है वो रखा गया है उसके बारे में, और जो यहाँ पर कनेक्ट होता है धार्मिक चीजों के बारे में, है ना, कि हमें वो जो अधिकार है वहां पर भी एक चीजें जो है वो क्लियरिटी दी गई है। तो यहाँ पर एक चीजें क्लियर हो जाती है कि वो कैसे कनेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय उसके बारे में क्या कह रहा है, क्या उसके नियमन है, और जो हमारा एक अलग अधिकार है धार्मिक अधिकार, उससे वो कैसे कनेक्ट है और उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वो चीजें हो जाती हैं। अब एक संतुलन रखेंगे भाई, यह नियमन जो है नागरिक संदर्भता और पर्यावरण अधिकार के बीच जो है वो संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। न्यायपालिका जो रुख है वो यही रहा है कि त्यौहार मनाने की जो है संतरता बनी रहे, किंतु अन्य लोगों के जो है स्वास्थ्य और जो है जीवन पर प्रतिकूल असर पड़े, इस पर जो है वो चीजें ना पड़े भाई, हाँ ऐसा कि भाई इफेक्ट कर रहा है, प्रतिकूल असर जो है वो ना पड़े। निष्कर्ष के बारे में बात करूं, एंड कैसे कर सकते हैं भाई, स्पष्ट है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है वो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिवाली जैसे अवसरों पर पटाखों के प्रयोग पर जो है कानून नियमन को न्यायोचित ठहराता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इस बात पर जो है वो पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति जो है धार्मिक स्वतंत्रता तभी तक मान्य है जब तक वह दूसरे के जीवन और स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चीजों को बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस टाइप से पूछ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना, क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, वो तो है ही, टॉपिक भी है ही, मगर अभी तो पीवाईक्यू चल रहे हैं तो पूरे टॉपिक को तो हम क्लियर करेंगे ही जब हम संभावित क्वेश्चन कर रहे होंगे। अभी पीवाईक्यू से मगर आप यहाँ पर मेन फोकस ये करना, टॉपिक सब कुछ छोड़ते हुए, सब कुछ छोड़ दो, ये फोकस करना कि कैसे पूछ रहा है, क्या 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 पूछता है, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि अगला पीवाईक्यू हमारे सामने क्या पूछा गया है कि भाई वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के बारे में बात कर रहा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। यानी कि भाई एक हिस्सा तो हमारा ये हो गया कि वो जो अवधारणा है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या कुछ है, एक पॉइंट है ये हमें क्लियर करना है। आगे चलिए सर, जी क्वेश्चन को डिवाइड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इसमें जो है घृणास्पद भाषण भी शामिल है, तो एक चीज ये भी क्लियर करनी है भाई, क्या इसमें ये शामिल है क्या। ठीक है, शामिल है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये भी एक चीज क्लियर करनी है। तो सेकंड पॉइंट ये भी होगा इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना कि भाई हाँ जो डिमांड की गई है उसको क्लियर करना है कि वो है कि नहीं है, क्या चीजें हैं वो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से थोड़ी अलग क्यों है, चर्चा कीजिए। 3 पार्ट पूछे गए हैं सर जी, समझ रहे हो। पहले एक अवधारणा पूछी गई कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट चीजें क्लियर करनी है भाई, हम क्या समझते हैं, क्या कुछ ये है वो बिल्कुल क्लियर करना। दूसरी डिमांड क्या है कि क्या इसमें घृणास्पद जो भाषण है यानी कि हेट स्पीच के बारे में बात कर रहा है कि जो भाषण है वो शामिल भी है, क्या ऐसा है नहीं है, क्या बात है, आप क्या समझते हो, क्या आर्टिकल देने के बारे में जिक्र कर सकते हो, क्या कुछ है उसका, वो सेकंड पॉइंट हमें क्लियर करना है। ये सेकंड पॉइंट हमारा हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड है। तीसरी चीज पूछी गई, भारत में जो है फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में जो है थोड़ी अलग क्यों है। तीसरा हिस्सा ही वो अलग क्यों है, क्या स्वतंत्रता है, क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है हमारे, कैसे प्रभावित करती है, क्या कुछ है उसकी क्लियरिटी देनी है, और वो भी वर्ड्स की लिमिट के साथ। तो 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं इसके, और तीनों को जो है मुख्य भाग में हम क्लियर करेंगे। अब दिमाग में मैं एक और पॉइंट आऊँ, काफी बार क्यों है जो है एक सिचुएशन सामने यूपीएससी कर देती है, वो क्या करती है। अभी आपके दिमाग में बड़ा क्वेश्चन है, 3 हिस्से जो है वो क्लियर करने हैं। अब यहाँ पर एक सपोज करिए कि भाई मान लीजिए चलो 250 वर्ड में हम फिर भी कर लें, ठीक है, इस चीज को मगर आप बोल दिया जाए कि भाई इसी चीज को 150 वर्ड में करेगा तो एक अन्य हिस्सा आ जाता है, वो क्या है, वर्ड्स की इतनी खतरनाक लिमिट कि आपको गागर में सागर भरना है। मेरी पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको जो है चीजें कैसे एडजस्ट करोगे, क्योंकि 150 वर्ड में तीनों पॉइंट को क्लियर करना है, भूमिका बनानी है, सब कुछ करना है।
और वो 150 वर्ड में समेटना भी है। ये अपने आप में एक चैलेंज है, समझ रहे हो? आपको प्रॉपर लिख लेंगे, लिख लो जितना लिख लो, टाइम उतना है तो सब कर लेंगे। वर्ड की लिमिट रख दी जाए, टाइम की लिमिट रख दी जाए, और ये सब कुछ तो अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ये भी एक अपने आप में क्या है, चैलेंज है कि समेटो 150 वर्ड के अंदर इस बात को। 3 पॉइंट है, 3 हिस्से हैं, सबको समेट दो। अब अपने आप में चैलेंज है, क्या लिखूं, क्या छोड़ू, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे बताऊं? 150 वर्ड में ये सारी चीजें हैं, तीनों चीजें पूछी गई हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपने आप में उस तरह से प्रैक्टिस करना। तो मैं यहाँ पर आपको वो पॉइंट बताऊंगा, एक हिस्सा, कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं। अब यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या डिमांड है, कितने हिस्से हैं, कैसे अनुपात में चीजें डिवाइड की जा सकती है। ठीक है, अब हम इसको 250 वर्ड में लिखेंगे, मगर मैं आपको ये पॉइंट भी बताऊंगा कि जब हम मान लीजिए 150 वर्ड में लिख रहे हैं चीजों को समेटे कैसे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट पॉइंट नजर आ रहा होगा कि वो हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ 250 वर्ड की, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा शब्द है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन की, एक भूमिका बनाएंगे, हो गया। मगर जब हम 150 वर्ड में बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि भाई इसका एक हिस्सा हम भूमिका में खत्म कर लेंगे। समझो चीजों को, ठीक है? कि 150 वर्ड में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, जब भूमिका बना रहे होंगे तो इसका एक हिस्से को वहीं पर खत्म कर लेंगे कि भाई हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, क्या अवधारणा है हमारी उस चीज को लेकर। तो आइए उसको कैसे कवर करते हैं उसके बारे में बिल्कुल बताते हैं। वो चीजें हैं, क्योंकि नॉर्मल भूमिका तो आप बना सकते हो, और हम लगातार उसके बारे में बताएंगे भी, बहुत सारे पूरे सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे यार, तो वो तो आप नॉर्मल कर लोगे। मगर वहां पर भी कि भाई हाँ, अवधारणा में ये भी प्रैक्टिस हमारी इंपॉर्टेंट है कि ये भी हम प्रैक्टिस कर लें। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को बिना भय, प्रतिशोध, दंड के जो है अपने विचार, विश्वास और राय सूचना किसी भी रूप में जो है, जैसे कि जो है मौखिक है, लिखित है, मीडिया है, कला आदि की जो है अभिव्यक्ति करने का अधिकार मिलना। ठीक है, यह संविधान के अनुच्छेद किसमें 19 के 1 के 1 के तहत जो है मौलिक अधिकार है। तो हम उससे क्या समझते हैं, कहाँ पर दिया गया है ना, संविधान के अंदर कहाँ पर यह चीज है, और इससे हम क्या समझते हैं, हमने कहाँ पर क्लियर किया, भूमिका के अंदर इस चीज को क्लियर किया। समझ रहे हो? ठीक है, जब हम 150 वर्ड में लिख रहे हैं तो चीजों को समेटते हैं, एक चीजों को एडजस्ट करके चीजों को बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर मैं ही खत्म कर लूंगा, मेरी एक पॉइंट है, मेरा हिस्सा भूमिका में मैंने खत्म कर दिया, मेरी भूमिका बन गई और मेरा एक हिस्सा भी खत्म हो गया। अब मुख्य भाग में मैं 2 हिस्सों को कवर कर लूंगा, कम कम पॉइंट्स, और फिर मेरा चीजें एंड कर दूंगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट में चीजें कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब ये मैं 250 वर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और क्लियरिटी देखिएगा, भूमिका बनाई, उसमें वहां पर चीजों को समेटा, मगर 250 वर्ड में हम तीनों को मुख्य भाग में समेट रहे हैं, तो वहां पर हम अवधारणा के बारे में कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब वो यहीं पर आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा, और यही आंसर राइटिंग की चीजें हैं, ये आपको पकड़ने का प्रयास करना है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, जब हम भूमिका में बना रहे थे तो उस चीज को समेटा, कैसे समेटा वो आपने देखा। जो हम 150 वर्ड में लिखे हैं तो भूमिका में कैसे चीजों को समेटेंगे। अब हम 250 वर्ड में चीजों को कर रहे हैं, तो यहां पर हम कैसे समेट रहे हैं, यहां पर हम अपनी अवधारणा दे रहे हैं, तो वो कैसे दी जा रही है, उसको थोड़ा सा विस्तृत करके, थोड़ा सा समझा के कैसे किया जा रहा है, कैसे इंक्लूड किया रहा है, उसको बेटर बनने का प्रयास कैसे किया जा रहा है कि भाई हाँ, अच्छे से बनाए, अच्छे से सारी बातें को रखे। अब वो कैसे कर सकते हैं कि भाई इसमें, यानी कि वो अवधारणा के बारे में हमने पॉइंट बनाया कि भाई हम वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, उसका हेडिंग, और नीचे हेडिंग मान लीजिए वो कोई प्रॉपर बताना पड़ेगा ना भाई हाँ, हम अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग लिखा, और फिर हम उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं कि इसमें बोलना, लिखना, चित्रकला, प्रेस, फिल्म, साहित्य, कला, और यहाँ तक कि जो है मौन, यानी कि साइलेंट जो है पोर्शन, ये भी हम चीजें कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अब हमने नॉर्मली उस चीज के बारे में बताया था कि भाई हाँ, ये चीजें है जो इसके अंदर शामिल है। मगर अब क्या बात करेंगे, देखिए, मेनका कहानी बनाम जो है भारत संघ 1978 का एक केस है, इसमें लोकतंत्र को क्या बोला गया है भाई, ये एक जीवन तत्व माना गया है। ठीक है, इस केस के अंदर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का क्या माना गया है, जीवन तत्व माना गया है। और ये जब आप अपना पॉइंट रखते हो ना भाई हाँ, इस केंद्र के अंदर इस चीज को ये बोला गया था, तो वो प्रभावित करता है। और आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो, अलग से पॉइंट लिखो, और इसको ऐसे कर सकते हो कि देखिए ये बात इंक्लूड की है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आपकी मेहनत है ये। ठीक है, आपकी मेहनत है, आपने वो चीज जो है उसके अंदर इंक्लूड की है, और ये चीज सामने आती है, उसको लगता है कि यार ये बात इस पीस में लिखा है कि भाई हाँ, इस केस में इस चीज को ये बोला गया था, वो भी चीज इंक्लूड कर रहा है, तो वो अपने आंसर को जो है वो कहाँ पर पहुंचा रहा है, बिल्कुल डिफरेंट कर दे रहा है। हम नॉर्मल अपनी बातों को लिख नहीं निकल रहा, वो सब कुछ भी प्रस्तुत कर रहा है जो उसको 4 चांद लगाते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यह अधिकार जनता को न केवल सरकार की आलोचना करने की अनुमति देता है बल्कि अपने विचार को मुक्त बाजार को भी जो है ये सुनिश्चित करता है। तो अपने उसी अवधारणा को हमने कैसे चीजों को प्रस्तुत किया कि भाई हाँ ये चीजें हैं, इसमें सब कुछ शामिल है, ये सब कुछ है, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर आप अनुच्छेद 21 वो जो है, या फिर हम अनुच्छेद 19 के बारे में जो है यहाँ पर बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड हिस्से की। वो क्या है, क्या इसमें घृणास्पद भाषण शामिल है? तो आइए वो सेकंड हिस्सा कवर करते हैं। बोलते हैं नहीं, बिल्कुल पहले क्लियर कर दिया, ये क्वेश्चन क्लियर है भाई, हाँ ऐसा नहीं है, मगर हाँ इसको हम नॉर्मल पैराग्राफ में वो भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर नहीं ना डाल के हम क्या कर सकते हैं भाई, नहीं अनुच्छेद 19 के 2 में ऐसा भी शुरुआत हम कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट तरीका हो सकता है कि अनुच्छेद 19 के 2 के अंतर्गत जो है लोक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा और अन्य देशों के संबंध में जो है मानहानि और उकसावे पर जो है रोक लगाई जा सकती है। घृणास्पद भाषण जो है सीधे तौर पर लोक व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को जो है प्रभावित करता है ना। प्रवासी भंडारी केस के बारे में देखा हमने, एक और केस अन्य जो है अन्य निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हेट स्पीच जो है संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है। तो वो चीज हमने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी, एक केस देते हुए जो है आर्टिकल का जिक्र करते हुए बिल्कुल जो है वो चीजें क्लियर करती हैं। और यही तरीका होता है कि हम आर्टिकल का जिक्र करें, सर्वोच्च न्यायालय क्या बोल रहा है उसका जिक्र करें, और हाँ एक दो वर्ड आप जो है वो इंग्लिश में यूज कर सकते हो मगर भारी मात्रा में नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या, वो तीसरा हिस्सा जो पूछा गया है कि भारत में फिल्में जो है अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से क्यों अलग है ना। तो आइए उसके बारे में बताते हैं। भाई फिल्म जो है सामूहिक रूप से देखी जाती है और इनका प्रभाव जो है व्यापक, तत्कालीन और भावनात्मक होता है। और फिर एक केस का जिक्र करते हुए कापुर केस के बारे में बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिल्मों का प्रभाव प्रेस किताबों की तुलना में जो है अधिक गहरा और सीधा होता है। समझ गए? अब देखो यहाँ पर कम वर्डिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बात की भाई हाँ ये चीजें होती हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीजें बोली गई है। अब ये तो अधिक वर्डिंग करने वाली बात हो गई, ठीक है। तो हम वर्डिंग को अधिक करते हैं, कैसे करते हैं वो भी आपके पॉइंट दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई अपनी बातों को कैसे जो है वो बढ़ाया जाता है। आपको लग रहा है कि मेरे पास तो यार 200 वर्ड के आसपास है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए वही बात ये है, वही बात ये है, ठीक है, मगर दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है? ये है। समझ में आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट वाली बात है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रमाणिकता देती है बातों को। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 150 वर्ड के अंदर लिख रहे हैं या कम वर्ड के अंदर चीजों को समेटना है, अपनी बातों को रखना है, तो हम इस लाइन को हटा देंगे, ठीक है, और बस अपनी सीधा सुप्रीम कोर्ट वाली बात करेंगे। भाई ये केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, इसमें बोला भाई सीधा पर जो है अधिक प्रभाव करता है, बात खत्म हो गई। जो वर्ड को लिमिट कर बढ़ाना है हमें, बात ये भी कर ली और बात ये भी कर ली, कहीं ना कहीं बात सेम है मगर हमारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया और हम वर्डिंग जो अधिक हो गई तो हमारा काम चल गया, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, ये ही हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे चीजों को किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो है फिल्मों के लिए जो है वो सेंसरशिप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है फिल्म जो सर्टिफिकेशन मिलता है, जिसको हम बात करेंगे भाई हाँ उसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, मान लीजिए आगे इस्तेमाल करनी होगी तो वो भी चीज पड़ता है, ठीक है। इसमें प्रावधान दिए गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच जो है वो संतुलन बनाना है। तो यहाँ से आप चीजों को थोड़ा सा जो मैं आंसर राइटिंग के पॉइंट बताता हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आपको ये दिमाग में यदि रहे तो आपको पता चलेगा कि इनका इस्तेमाल और इनकी चीज़ें जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए घर पर बैठकर एक क्वेश्चन देखकर जिसका आंसर पहले ही पता है उसकी चीज़ बारे में बात करना अलग चीज़ होती है। जो आपके कोई सामने क्वेश्चन आएगा तो वो आप बात कर रहे होगे, हो सकता है वो ऐसा हो कि आपको पूरी नॉलेज ना हो सकता है वैसा आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आपको समेटना नहीं आ रहा है, तो अलग अलग तरह के चैलेंज आएंगे, ठीक है। उसको कैसे करते हैं आपको पता है कि मुझे 300 वर्ड में भी लिख सकता हूँ मगर लिखना सिर्फ जो है वो 150 वर्ड में, पॉइंट बहुत सारे हैं, समेटने हैं। आपको पता है कि यार मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है मगर लिखना ये 250 में है, मैं तो इसको 150 में लिख दूं वही बड़ी बात है, मगर आपको 250 में लिखना है। वही चैलेंज होते हैं। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो सिर्फ 150 में पूछा जाना चाहिए मगर 250 में पूछा है, उसने वही तो चैलेंज किया है सर जी कि आप वर्डिंग को अधिक करते कैसे हो और अपने आंसर को अच्छा रखते हुए कैसे करते हो, यही तो चैलेंज है। ये आपको प्रैक्टिस करने से आता है कि हाँ मैं चीज को समझूंगा, लगातार प्रैक्टिस करूंगा तब आएंगी वो चीजें। इसलिए बोला जाता है कि भाई आंसर राइटिंग ही वो चीजें हैं जो सिलेक्शन दे सकती है, बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है कि यदि आपको मेंस करना है, यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपके आंसर राइटिंग स्किल ही जो काम करेंगी कि जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, ठीक है। और ये चीज आप क्लासेस देते हुए शायद समझ रहे होंगे जो सीरियस है। तो इस प्रकार जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन जो है घृणास्पद भाषण में जो है संरक्षण नहीं देती है। फिल्मों की विशिष्ट स्थिति और उनकी विशाल पहुंच और प्रभाव के कारण जो है उनके चलते अन्य अभिव्यक्ति के रूप में जो है तुलना
नियमित रूप से आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो संतुलित की बात करते हुए चीज़ों को खत्म कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चीज़ों को पहुंचाइए वहाँ तक। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, और आपको ये भी हो सकता है कि भाई हाँ हम कैसे चीज़ों को कंप्लीट करा रहे हैं। अब हम संभावित क्वेश्चन की ओर चलेंगे, चीज़ों को वहाँ पर कंप्लीट कराएंगे, आपके सिलेबस को, आपके चीज़ों को, सब कुछ चीज़ें अच्छे से जो है वो कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज़ आपसे जुड़े हुए कोई भी लोग हो उन तक वहाँ चीज़ें पहुँचाइए कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, हमारी तैयारी जो है, हमारी चीज़ें जो है वो किस तरह से हो रही है। तो वो चीज़ आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, आपसे कोई भी जुड़ा हुआ है। बाकी आप कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है, और अपनी राय रखें। कोई भी फीडबैक है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है, जो भी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।